नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जल के आयनिक गुणनफल के बारे में। ठीक है, ये जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। ठीक, आप लोगों के जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें ये भी मिलता है जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, तो आज हम लोग जल के आयनिक गुणनफल के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये आयंस क्या होते हैं। ठीक है, आयन किसी भी परमाणु या परमाणु का वो समूह जिस पर कोई न कोई आवेश होता है ना, उसको आयन कहा जाता है। ठीक, यानी कि परमाणुओं का ऐसा समूह या कोई भी परमाणु जिस पर कोई चार्ज हो, ठीक है ना, उसको आयन कहते हैं। इसका परिभाषा है कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कोई आवेश हो उसे आयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एटम आर ग्रुप ऑफ atoms which contain charge is called ion। ठीक है, ये होता है, यानी कि परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर कोई न कोई आवेश होता है उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक, जैसे में देख लीजिए, ये हाइड्रोजन परमाणु है और H प्लस ये आयन है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, ये सोडियम परमाणु है और सोडियम आयन है। ठीक है, ये लिथियम परमाणु है, ये लिथियम आयन है। ठीक, ये क्लोरीन का परमाणु है, ये क्लोरीन आयन है। ठीक है, इसी तरह से ये सिंगल परमाणु हो गए, सिंगल एटम हो गए और ये सिंगल आयन हो गए। ठीक है, इसी तरह ग्रुप ऑफ एटम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बोनेट है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम कार्बोनेट है। ठीक, इस पर 2 माइनस आवेश होता है, 2 चार्ज 2 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रेट है, ये भी आयन है। ठीक, इसके बाद सल्फेट है, ये भी आयन है। ठीक है, फास्फेट है। ठीक, ये सब आयन से है। ठीक है, इस तरह से एल्यूमिनियम है, ये परमाणु होता है। ठीक है, और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये एल्यूमिनियम आयन हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आयन्स होते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दो। इसके बाद है, सबसे पहले जानिए कि आयोनाइजेशन क्या है। आयोनाइजेशन, तब उसके बाद हम आयनिक प्रोडक्ट पता करेंगे, यानी कि आयनीकरण। आयनीकरण ये क्या होता है। ठीक है, ये होता है किसी पदार्थ या यौगिक का अपने आयनों में टूटना, ठीक है ना, टूटने की प्रक्रिया को
सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ए सब्सटेंस और ए कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड ही है, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है, कोई यौगिक है, ठीक, सोडियम क्लोराइड, और ये जो है अपने आयंस में जो टूटता है किसी भी प्रक्रिया में, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन में टूटता है, ये टूटने की जो प्रक्रिया है इसी को कहा जाता है आयनीकरण, ठीक है, आयनीकरण, ठीक, ये हो गया। इसी तरह से जो वाटर है, ठीक, ये भी अपने आयंस में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आयनीकरण कहेंगे। ये जल का आयनीकरण हो गया और ये सोडियम क्लोराइड का आयनीकरण हो गया, ठीक है, आयनाइजेशन हो गया, ठीक। अब रह गया सवाल कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, हम उस पर आ रहे हैं, अभी आएंगे, ठीक है। इसके पहले आप ये जानिए पहले आयनिक प्रोडक्ट आपको बता देते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना, यानी कि जल का आयनिक प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक, एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लीजिए, is called ionic product of water। कहने का मतलब ये है कि जल के आयनन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रताओं का गुणनफल, ठीक है ना, सांद्रताओं का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, ठीक है। यानी कि जल के आयनन से उत्पन्न, है ना, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रताओं का जो गुणनफल होगा उसी को जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है। अब देखिए कि अभी आपने देखा कि जल को, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को जब आयनाइज किया जाता है तो क्या क्या बनता है, या जब हाइड्रोलिसिस होता है, इस प्रक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, जिसमें कि जल का जो अणु होता है वो अपने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये किस में टूटेगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड। तो अब उसमें जो हाइड्रोजन की जो सांद्रता रहेगी, हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता रहेगी, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही कहा जाता है जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, ठीक है। एक नियम आता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम,
ठीक है ना। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जब इस पर लगाएंगे, ये इसको दिया था द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को गुल्डबर्ग और बागे ने दिया था, ठीक है। तो इसी नियम का जब उपयोग करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ और बातें मैं जल से संबंधित कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अब जो है ये कहता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कि किसी भी पदार्थ के, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ के अभिक्रिया करने की जो दर होती है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ठीक है। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, और किसी भी अभिकारकों के, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक। तो ये कहता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक। तो अब जो है यहाँ पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का जब नियम लगाएंगे, है ना, तो ये कांस्टेंट मिलेगा K इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक। ये कांस्टेंट मिलेगा, है ना। इसके को जल का आयनन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। जल का आयनन स्थिरांक कहते हैं, ठीक। तो अब ये जो है कांस्टेंट मिलता है, ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम बनाने पर। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, अभी मैंने नियम तो बता दिया, अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो फिर बता दूँगा, ठीक है। तो अब जो है ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा दिया हमने इसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली बात है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा करके थोड़ा बैक चलता हूँ, फिर उसको वापस लौटूँगा, ठीक है। यहीं पे रुक करके जो जल होता है, जल की विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, वो लगभग 55.56 इंटू 10 टू पावर -8 5.54 इंटू 10 टू पावर -8 पर ओम पर सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। ये इतनी विशिष्ट चालकता होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहली बात तो कंडक्टिविटी क्या होती है, सच पूछिए तो ये कंडक्टिविटी जो होती है, वो वाटर जो होता है एक्चुअली वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ऐसा पदार्थ जो अपने में से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को जाने देता है, यानी कि पास होने देता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब वो डिज़ॉल्व किया जाता है वाटर में, कोई भी सब्सटेंस, तो वो अपने आयंस में टूटता है, पहले बात तो, ठीक है ना। तो अब आयंस में टूटता है तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, है ना, आयनों की गति की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से होकर के जाने देता है, ठीक है। जैसे बैटरी वगैरह आपने देखा है, ठीक। तो वैसे ही जब कंडक्टिविटी होती है जो किसी भी पदार्थ की, वो वास्तव में उस पदार्थ के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की जो क्षमता होती है, जो ईज होती है ना, इसका मेजरमेंट तो उसकी कंडक्टिविटी होती है, ठीक। और जो कंडक्टिविटी है इसको मैथमेटिकली कहा जाता है कि जो उसका रेजिस्टेंस है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल, उसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है, विशिष्ट चालकता जो होती है, वो उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का रेसिप्रोकल जो होता है उसकी विशिष्ट चालकता होती है, ठीक है।
तो जो जल है, जल की जो विशिष्ट चालकता है, यानी कि इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि 5.54 इंटू 10⁻⁸ पर ओम पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जल एक क्षीण विद्युत चालक है। ठीक है। प्योर स्टेट में ये क्षीण विद्युत चालक है और जल अपने आयनों, कौन कौन से आयन होते हैं इसके, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में बहुत कम आयनित होता है। ठीक। तो जब जल के, है ना, आयन कम होगा, यानी कि अपने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों में जब कम टूटेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, उसकी इलेक्ट्रिक करंट पास करने की क्षमता कम होगी। ठीक है ना, ये प्योर वाटर की बात है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि जल के लगभग 55.56 इंटू 10⁻⁷ अणुओं में से जल का केवल एक अणु आयनित होता है। ठीक है। दूसरी बात ये, जल का हाइड्रोजन की मात्रा 1.8 × 10⁻⁹ होती है। यहाँ पे देखिए कई टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है ना। एक है हाइड्रोजन की मात्रा, विशिष्ट चालकता, विद्युत चालकता मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है ना। अच्छा, तो जल के इतने अणुओं में से, लगभग इतने अणुओं में से केवल एक मॉलिक्यूल, है ना, वो आयनाइज होता है, यानी कि उसके आयनन की मात्रा बहुत ही कम होती है ना, लगभग 1.8 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है। तो जब इतने अणुओं में से केवल एक अणु जब आयनित होगा, है ना, तो उस कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि जो जल है ना, वो बहुत ही फीबली आयनाइज हो रहा है, बहुत कम आयनाइज हो रहा है। उस कंडीशन में केवल इसकी मात्रा, है ना, जो सांद्रता है अनआयनित अणुओं की सांद्रता मान के चलते हैं ये। ठीक है ना। ये जो है, ये क्वांटिटी, जो सांद्रता है जल की, वो निश्चित है। ठीक है। वो हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं एक नया कांस्टेंट। ठीक है। H2 H प्लस OH माइनस कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट मिल गया, है ना, यानी कि जो अनायनित अणु है वो कांस्टेंट बने हुए हैं, वो आयनाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे फिर आते हैं वापस। ठीक है। तो ये K इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। अब बेटे ये K डैश मिल चुका है इस अनआयनित अणुओं के लिए, वो एक निश्चित नियतांक है, निश्चित अंक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू K डैश हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। ठीक है। तो अब इन दोनों नियतांकों का जो गुणनफल होगा उसको एक नए नियतांक, नए कांस्टेंट से दिखाते हैं, जिसको कि KW कहा जाता है। ठीक। और ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हुए हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। ठीक। तो अब इसी को, इस नियतांक को क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है ना। ये क्या है, जल का KW, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है।
और ये गुणनफल यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसा मैंने परिभाषा में भी लिखा था पहले, कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रताओं, है ना, जल के आयन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रताओं, इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसी को क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, इतना बात समझ में आया होगा आपको। वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जानने वाली बात है, ये तो हो गया जल का आयनिक गुणनफल, ये नियतांक है। ठीक, पहली बात यह है कि जल का आयनिक गुणनफल का मान किसी निश्चित ताप पर निश्चित होता है। ठीक, दूसरी बात ये, शुद्ध जल और जलीय विलयनों में KW, है ना, यानी कि जल का आयनिक गुणनफल, याद रखिएगा KW क्या है, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक, KW का मान हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं रहता। ठीक है, इन दोनों की सांद्रताओं पर यह निर्भर नहीं रहता। कौन, KW का वैल्यू। ठीक है, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, शुद्ध जल और जलीय विलयनों में KW का मान किसी निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर रहता है। ठीक, दूसरी बात ये, KW का मान ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, KW का जो वैल्यू है, जो इसका मान है, वो ताप पर निर्भर करता है। और यहाँ पर और ताप घटाने या ताप बढ़ाने पर KW का मान बढ़ता है। ठीक है ना। दूसरी बात, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि कमरे के ताप पर KW का मान 1 गुना 10⁻⁻14 होता है। ठीक है ना, ये होता है। ठीक, और 50 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा देखा गया है कि KW का जो वैल्यू है, ठीक है ना, KW का जो वैल्यू है ये KW का मान 5.47 इंटू 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, ये इतना वैल्यू होता है। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन है इस KW के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे KW का मान भी बढ़ता है, और KW का वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब यहाँ पे देखिए इसका मान 1.4 ऐसा 1 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
यानी कि जो के डब्ल्यू का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻40, ठीक, ये होता है। ठीक है, यानी कि के डब्ल्यू यानी कि जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर 1 × 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब इसी के डब्ल्यू से हम
हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता पूरी पता करेंगे। ठीक है, देखते हैं, समझाते हैं पहले। ये क्लास 10 में ये टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि शुद्ध जल, यहाँ पे शुद्ध जल, शुद्ध पानी है ना, प्योर वाटर, जो शुद्ध जल होता है विद्युत का चालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है ना, ठीक है, प्योर वाटर जो होता है वो शुद्ध जल वो नॉन कंडक्टर होता है। ठीक, तो जब नॉन कंडक्टर होगा तो जाहिर सी बात है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर होगी। ठीक है ना, यानी कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमने देखा कि Kw इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस सब का वैल्यू कितना होता है 1 × 10⁻⁴। ठीक है, तो अब ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे, है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन शुद्ध जल के लिए, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन को जब बराबर करेंगे तो जाहिर सी बात है कितना होगा, √1 × 10⁻⁴। ठीक, ये वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 × 10⁻⁷। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर वाला मिटाते हैं तो उसके बाद तो शुद्ध जल के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, और इसका वैल्यू कितना मिला है अभी हमको 1 × 10⁻⁷। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता भी कितनी होगी 1 × 10⁻⁷, और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता भी कितनी होगी 1 × 10⁻⁷। ठीक है, प्योर वाटर में। ठीक, ये कंसंट्रेशन मिलेगा, और इसी आधार पे, इन्हीं सांद्रताओं के आधार पे हम किसी भी विलेन का, किसी भी सॉल्यूशन का हम पीएच भी डिसाइड करते हैं, उसकी पीएच कितनी होती है। हालांकि पीएच के लिए मैं बताऊंगा, तो एक्चुअली अभी बता देते हैं कि पीएच होता क्या है। पीएच जो होता है वो किसी विलेन के लिए जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसके नेगेटिव लॉगरिथम को उस विलेन का पीएच कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए कि यहाँ पे अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन के लगभग 55.56 × 10⁻⁷ मालिक्यूल में से केवल जल का एक मालिक्यूल आयनाइज होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब एक मालिक्यूल आयनाइज होगा तो आयनों की संख्या कम होगी, हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होगी, वो बहुत निगेटिव में चली जाएगी, बहुत ज़्यादा डेसिमल में चला जाएगा, 0.000 समथिंग। तो उस कंडीशन में उसको लिखने में असुविधा होती है। ठीक है, तो उस असुविधा को दूर करने के लिए सोरेनसन ने ये पीएच वैल्यू बताया। ठीक है, पीएच के रूप में उसको एक्सप्रेस करना आसान बताया। ठीक है ना, और किसी भी विलेन की जो चालकता होती है, क्षारकता और अम्लता, वो उसकी पीएच के हिसाब से डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो इसी आधार पे हम पीएच का भी निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका जल का आयनिक गुणनफल। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आयनिक गुणनफल क्या होता है, ठीक, कैसे इसको निकालते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप तब तक पढ़िए, आयनिक गुणनफल को समझिए, और इस पर आधार पर बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा।